आई एम गोइंग टू टीच यू द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है। इसमें जनरली आपको 3 स्कीम्स ब्रैकेट में दी गई हैं, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं 3 से नहीं आएगा। वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। बहुत सारे स्कीम्स आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं वो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। जो एग्जाम ओरिएंटेड स्कीम्स हैं उन स्कीम्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो उन स्कीम्स के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि सर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या होती है, उनके बारे में हम जानेंगे। जो मैं आपको ये PDF प्रोवाइड करूँगी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मतलब हो गया, टू द पॉइंट है, उससे बाहर कुछ नहीं करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, टॉप 40 स्कीम्स मैं लेकर आया हूँ। ठीक है, उन सभी को हम कवर करेंगे। तो लाइक भी करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी किया करो अपने दोस्तों के साथ। आई एम प्रेजेंट इन लेक्चर सीरीज थ्रू WS Academy, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर क्वालिटी एजुकेशन। तो सबसे पहले अगर मैं स्कीम्स की बात करूं, कौन कौन सी स्कीम है जिनका आपको ये डेट याद रखना है, वो यहाँ पर देखो। जो 20 स्कीम्स हैं हमारे पास, एक आपको उसका फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, कोई शॉर्ट फॉर्म अगर है उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। दूसरा डेट ऑफ लॉन्च, क्योंकि जितने भी स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते हैं, वो SSC का एग्ज़ाम हो या SSB का एग्ज़ाम हो, वहाँ पर जो स्कीम होती है उसका डेट पूछा जाता है, किस डेट को उसको लॉन्च किया गया है। सबसे पहले फुल फॉर्म आप याद रखोगे, दूसरा आप डेट ऑफ लॉन्च याद रखोगे, तीसरा किस मिनिस्टर के अंदर आता है, चौथा पॉइंट इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस स्कीम को लाया गया, क्या मेन एम है इसका, क्यों लाया गया है इस स्कीम को। ये हो गए 4 पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है, ऑब्जेक्टिव्स मैं अलग स्लाइड्स में बताऊंगा, क्योंकि आप अदरवाइज मिक्सअप करोगे, क्योंकि ये चीज़ वो हैं जो आपको याद रखनी है, जिसको आप बोलते हो मेमोराइज करना पड़ेगा। किसको? क्योंकि इस डेट को जब तक आप याद नहीं करोगे या मिनिस्टर को याद नहीं करो, क्वेश्चन ठीक नहीं होगा। मतलब ये फैक्ट्स है, इसलिए मैं यहाँ पर ये टेबल के फॉर्म में लाया हूँ। बाकी जो कंटेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रधानमंत्री जन धन योजना सपोज है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा मतलब ये जब खत्म हो जाएगा ना, ये टेबल्स जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं बताऊंगा कौन कौन सा पॉइंट अब याद रखना है। बट प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चंस की, वो यहाँ से इस टेबल से आपको डायरेक्ट मिलेगा। अगर 2 क्वेश्चन स्कीम से दिया जाएगा, आपको 100% क्वेश्चन मिल जाएगा, दोनों के दोनों। सबसे पहले हम बात करेंगे PMJDY का मतलब होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। डेट ऑफ लॉन्च कब है? 28 अगस्त 2014 एज इट इज़, इसको याद रखना है, एज इट इज़ इसको याद रखना है, कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर लाया मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है। किस मिनिस्टर के अंदर आता है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है। दूसरी स्कीम अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसको PMSSY बोलते हैं, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, ये याद रखना है, जनवरी 22 2015 की स्कीम है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ तक ये आपको समझ आया होगा। बस इसमें आपको सिर्फ याद रखना है और ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सारे इंपॉर्टेंट, अगर मैं स्टार लगा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल 2015, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यहाँ पर भी। अब आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, क्योंकि एक जगह पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक ही जगह पर स्कीम्स हैं। अब यहाँ पर 2015 है, यहाँ पर भी 2015 है, यहाँ पर भी 2015 है, यहाँ पर भी 2015 है। बस यहाँ तक पास करोगे आप रुकोगे। पहले आप इन 5-4 को याद करोगे। तो PMMY का मतलब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, डेट ऑफ लॉन्च 8 अप्रैल 2015, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। PMJJBY की अगर हम बात करेंगे, ये क्या है आपको बोलना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, May 9 2015, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुरक्षा की बात की गई है, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, 9 मई 2015। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट है, ये था अप्रैल, 8 अप्रैल था। फिर एक महीने के बाद 9 अप्रैल, मतलब आप एक महीना 31 डेज का काउंट करो आप, या एक महीना 8 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल के बाद क्या आता है? मई। तो यहाँ पर आप देखो अप्रैल और मई, यहाँ पर भी वही 9 मई और यहाँ पर भी 9 मई, मतलब सेम डे को इनको लॉन्च किया गया। इन 3 स्कीम्स को ये सेम मिनिस्टर के अंदर आती है। तो ये हो गया याद करने का तरीका। KVP का मतलब किसान विकास पात्रा, ये अगर पूछा जाएगा 2014 में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पर हैं तो रख लो, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, बट हाँ मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है तो याद रखना। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम टॉप स्कीम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको 2015 में लाया गया है, नवंबर 2015 में, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आता है।
ठीक है, ये तो हो गया गोल्ड मोनेटाइजेशन। उसके बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, याद रखना फसल की बात की गई है, फसल मतलब एग्रीकल्चर। उसके बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, पानी के रिलेटेड हैं तो दैट मीन्स ये भी एग्रीकल्चर के साथ आ जाएगा। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ लिंक करना है। अब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है 2016 में 18 फरवरी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015 है 1 जुलाई है, दीनदयाल योजना ठीक है 2015 है 25 जुलाई है। अब यहाँ पर ये जुलाई, पहले जुलाई और सेम मंथ में इसको लाया गया है। तो ये एज इट इज़ आपको याद रखना है, इसमें कोई भी आप इसको लाइटली नहीं लो स्कीम्स को कि चलो पढ़ ली 1 2 स्कीम या 5 स्कीम जाएंगे, नहीं। ये इन्होंने आपको एक टॉपिक एक दिया है। जब एक टॉपिक दिया जाता है ना, मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम से 4 से 5 भी एक टॉपिक से आपको निकाला जाएगा, मतलब एज ए सब्जेक्ट के तौर पे आपको ये दिया गया। ये नहीं कि वहाँ पर एक लाइन लिखी है तो 3 स्कीम्स पढ़ के जाओगे, नहीं। जो 3 स्कीम्स वहाँ पर है वो मैं डिटेल में करवाऊंगा आपको, क्योंकि वहाँ पर कोई पॉइंट मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, क्योंकि कोई अगर उसको डायरेक्ट दिमाग उन्हीं 3 में लग गया तो वो उन्हीं 3 से निकाल सकता है। बट अगर थोड़ा सा ज़्यादा टफ बनाया तो वो बाकी स्कीम से भी निकाल सकते हैं, जो अभी करवा रहा हूँ आपको। अब यहाँ पर ये तो कौन सी वाली स्कीम्स थी जो मैंने बोला था इनका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। अब यहाँ पर स्कीम्स अगर देखोगे, इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च्ड इन इंडिया रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन, एम्प्लॉयमेंट के रिलेटेड और पॉवर्टी के रिलेटेड, ठीक है, पॉवर्टी इरेडिकेशन के रिलेटेड कुछ स्कीम्स हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे MI का मतलब होता है मेक इन इंडिया, एक ऐसी स्कीम बनाई गई है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है और 25 सितंबर 2014 में लाई गई है। देखो 2014 वाली स्कीम्स, 2015 वाली स्कीम्स, 2016 वाली स्कीम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जब मोदी गवर्नमेंट आई है तो इन बहुत सारी स्कीम्स आई है जिनसे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद स्टार्टअप इंडिया की बात करेंगे, स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया, ये जनवरी 2016 में लाई गई है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ठीक है, यहाँ पर RGM राष्ट्रीय गोकुल मिशन 16 दिसंबर 2014, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर। डिजिटल इंडिया की बात करेंगे 1 जुलाई 2015, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। स्किल इंडिया की बात करेंगे जुलाई 15 2015, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2015, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। क्योंकि आपको पता है JKSSB का ये हैबिट भी देखा है मैंने पिछले 4-5 सालों से, ये है कि वो शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चंस बनाता है, तो फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। PMGKY प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करेंगे दिसंबर 16 2016, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट स्कीम्स लॉन्च इन इंडिया टू हेल्थ एंड सैनिटेशन, हेल्थ और सैनिटेशन के रिलेटेड। स्वच्छ भारत मिशन आपके सिलेबस में मेंशन उसने किया है, बट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे भी। बट अभी इतना आप याद रखोगे जो आपको एग्जाम में याद होना ही चाहिए, आप स्किप नहीं कर सकते हो, जिसको बोलते हैं स्वच्छ भारत मिशन या स्वच्छ भारत अभियान बोलो। 2 अक्टूबर 2014 को लाया गया है। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यहाँ पर 5 स्टार आप लगा लोगे। निमामी गंगा की बात करेंगे जो गंगा के रिलेटेड बनाया गया है, ठीक है, जून 2014 एज इट इज़ याद रखना है। और ये 2 अक्टूबर याद होना चाहिए, 2 अक्टूबर का डेट, जून 2014 मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंदर आता है। उसके बाद यहाँ पर नेशनल बाल स्वच्छता NBS 14 नवंबर 2014, और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर आता है। प्रधानमंत्री भारतीय जनदोषी परियोजना, ठीक है, यहाँ पर 2015 में मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करूंगा 15 अगस्त 2020, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, क्योंकि हेल्थ के रिलेटेड है, मैंने अभी बोला था हेल्थ और सैनिटेशन के रिलेटेड, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको क्रक्स है एग्जाम के रिलेटेड, क्योंकि डेट ऑफ लॉन्च आपको पता होना चाहिए और मिनिस्ट्री आपको पता होना चाहिए। ये तो सबसे पहली प्रायोरिटी स्कीम की पहले यही होती है जब आप स्कीम्स पढ़ोगे। इसका मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मतलब ये चिल्ड्रंस के रिलेटेड आ जाएगा और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन्स के साथ आता है, तो दोनों याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है। ये आप छोड़ोगे, इसको नहीं करना है, ठीक है। नेशनल सपोर्ट्स टैलेंट रिसर्च, इसको नहीं करना है, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको आ जाएगा 5 स्टार वाला, ये मैंने 2 बोल रहा हूँ, इसको नहीं करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसको नहीं करोगे आप, इसको छोड़ोगे, इसको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं ज़्यादा पूछा जाएगा। हाँ, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर, जिसको
PM स्वनिधि के नाम से आप जानते हो, ठीक है, इसको बोलते हैं PM स्वनिधि। तो 1 जून 2020 मुझे ऐसी गट फीलिंग आ रही है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा PM स्वनिधि के ऊपर। मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में, ठीक है, PM फेम प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, जून 29 2020, फूड एंड मिनिस्टर ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर आपने ब्लू रेवोल्यूशन पढ़ा होगा रिलेटेड टू फिशरीज, तो वही है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। 2020 में सितंबर 10 2020 डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है और ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, मतलब ये आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी था, ठीक है। सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज, जिसको बोलते हैं हम स्वामित्व स्कीम जिसको बोला जाता है, 24 अप्रैल 2020 मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। आपके सिलेबस में पंचायती राज दिया भी है। प्राइम मिनिस्टर कुसुम याद रखना है, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ठीक है, तो ये कुसुम स्कीम याद रखना आपको। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है जो आपको याद होना चाहिए, मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। कुसुम मैम के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हो तो वहाँ पर आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट अप सीड फंड स्कीम, जो लेटेस्ट स्कीम्स भी मैंने ऐड किए क्योंकि अगर पूछा गया तो यहाँ से बन सकता है आपका। 1 अप्रैल 2021 आयुष्मान शाहकार स्कीम, अक्टूबर 19 2020 प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, PM आशा जिसको आप बोलते हो, 2018 में डायरेक्ट आपको पूछेगा PM आशा किस ईयर में लॉन्च किया गया, आपको ये याद रखना है, ठीक है। स्टार्ट स्कीम की बात करेंगे, सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन 2018 में लाया गया। मिशन सागर की बात करेंगे क्योंकि आपको पता है सागर वाला मिशन किसके रिलेटेड है, 2020 में लाया गया है, ठीक है, ये आपको, ठीक है। निर्विक स्कीम अगर पूछा जाएगा, निर्यात ऋण विकास योजना 2020 में, ठीक है। हाँ, उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पर फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी बोला आपको, 24 अप्रैल 2020 स्वामित्व स्कीम, ठीक है। उसके बाद मिशन कोविड सुरक्षा याद होना चाहिए, ये लाया गया था नवंबर 29 2020 में, ठीक है। 1 नेशन 1 राशन कार्ड इसमें अभी नहीं है, आगे हम देखेंगे। मिशन कर्मा योगी, ये मुझे गट फीलिंग आ रही है, आपको पूछा जाएगा 2 सितंबर 2020। इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया ये रिलेटेड टू सिविल सर्वेंट्स के रिलेटेड ये स्कीम लाई गई थी, ठीक है। शाहकार मित्रा स्कीम की बात करेंगे, जून 12 2020, ये एक मैंने आपको ब्रीफ व्यू दिया है रिलेटेड टू स्कीम्स के रिलेटेड, जो आपको पता होना चाहिए, डेट और मिनिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको ये यहाँ से शुरू किया था। अब हम आगे जाएंगे डिटेल में, कुछ स्कीम्स को डिटेल में ज़रूरी पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है उनको डिटेल में जाना बहुत ज़रूरी है। फिर और भी कुछ अगर पॉइंट्स होंगे बाकी स्कीम्स के रिलेटेड वो भी मैं, बट ये वाली चीज़ तो पहले ही आपको याद होनी चाहिए, इसमें आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो। डेट आपको पूछ सकते हो, मिनिस्ट्री भी आपको पूछा जाता है, इसलिए मैंने उसको उसके साथ मिक्स नहीं किया क्योंकि वहाँ पर कॉन्सेप्चुअली चीज़ें समझेंगे, स्कीम्स के रिलेटेड जो भी होगा कुछ फैक्ट्स होंगे, बट ये तो आप अदरवाइज ये तो मिक्सअप हो जाएगा, ये वाली चीज़ें जो टेबल मैंने सिखाया, ठीक है। अब हम आगे आ रहे हैं जो आपको दिया गया है। देखो ये 3 स्कीम सिलेबस में उसने ब्रैकेट में मेंशन किया है, इसलिए मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि उसका दिमाग जाएगा भी यहाँ पर ही जाएगा, अगर जाएगा दिमाग यहाँ पर भी जाएगा, ठीक है। ये एक स्कीम है, ये दूसरी स्कीम है, ये तीसरी स्कीम है, ये 3 स्कीम्स आपके सिलेबस में उसने मेंशन किया है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम तो लिखा है लेकिन आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि उसने अगर बोला सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, तो हमें पहले ये पता होना चाहिए व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स क्या है। पहले तो मैंने आपको चार्ट दिया है जिसको आपको याद रखना है, आपके माइंड में आ जाएगा। सेंट्रली सेक्टर स्कीम होती है और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, दोनों स्कीम्स डिफरेंट हैं। सबसे पहले सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर 100% फंडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी। सेंट्रल सेक्टर स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें सारी फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब यूनियन गवर्नमेंट फंड करता है, स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग में कोई रोल नहीं रहता है। दूसरी बात, इसको इम्प्लीमेंट भी करता है सेंट्रल गवर्नमेंट भी इम्प्लीमेंट करता है, फंडिंग और इम्प्लीमेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है और उस स्कीम को बोला जाएगा सेंट्रल सेक्टर स्कीम। पहला पॉइंट।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आर मेनली फॉर्मुलेटेड ऑन सब्जेक्ट। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स उन सब्जेक्ट्स के ऊपर होती हैं जो कि कहाँ से मिलता है हमें, यूनियन लिस्ट में। मतलब जो सेंटर के लिस्ट में या यूनियन लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी स्कीम्स लाई जाती हैं वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के अंदर कवर हो जाती है। दे अकाउंट फॉर 11% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के रिलेटेड कितना एक्सपेंडिचर करता है, आपको बोला 11% जो होता है गवर्नमेंट जितना भी एक्सपेंडिचर करता है इन स्कीम्स के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करता है 11%। आया समझ, क्लियर हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। अब हम दूसरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, व्हाट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर किया जाता है क्योंकि कब जब भी कोई चीज स्पॉन्सर होती है तो दैट मीन्स फंडिंग जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है। यार ये समझ, ऐसे समझोगे आप। In centrally sponsored schemes, a certain percentage of the funding is borne by the state and the implementation is by the state government. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम एक ऐसी स्कीम होती है जिसमें फंडिंग जो होता है वो स्टेट से भी आता है। स्टेट से भी आने का मतलब ये है कि सेंटर भी फंडिंग करता है और स्टेट्स भी फंडिंग करते हैं, और इम्प्लीमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट ही करता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट। याद रखना, फंडिंग दोनों साइड से आता है। फॉर एग्जांपल ऐसे हो जाएगा, कोई ऐसी स्कीम आ जाएगी जिसको फंडिंग होगी 50:50, मतलब 50 सेंट्रल गवर्नमेंट से 50 स्टेट गवर्नमेंट से। कभी आ जाएगा 90:10 आ जाएगा, 90:10, 90 सेंटर से और 10 स्टेट से। ऐसे भी आ सकता है 70:30 आ सकता है, 70 सेंटर से और 30 स्टेट से। ऐसे फंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज़ देने हैं, पहले 50 रुपये सेंटर से आ जाएगा, 50 रुपये स्टेट खर्च करेगा। अगर इसकी बात करें 90 रुपये सेंटर दे देगा, 10 रुपये स्टेट दे देगा, 70 रुपये सेंटर दे देगा, 30 रुपये स्टेट दे देगा, ऐसे आप समझोगे। और जब ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है फंडिंग की, उसको बोलते हैं हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के नाम से जाना जाता है। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कौन सी स्कीम्स आ जाते हैं, उन सब्जेक्ट्स पे वो स्कीम्स होती हैं जो कि किस में होता है, जो स्टेट लिस्ट में मेंशन की जाती है। जैसे स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर हमें कोई स्कीम लानी है तो वो स्टेट लिस्ट से निकाले जाते हैं। स्टेट्स, ठीक है, टू इनकरेज स्टेट्स टू प्रायोरिटाइज इन एरियाज। क्यों इन स्कीम्स को लाया जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, सो दैट स्टेट क्या करेगा, वो उन एरियाज को प्रायोरिटाइज करेगा जिनको ज़्यादा अटेंशन देने की ज़रूरत है। दे अकाउंट फॉर 10% ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्च करता है, एक्सपेंडिचर जो करता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के रिलेटेड, वो 10% रहता है, और स्टेट्स भी अपना खर्चा कर देते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, अब यहां पर हम देखेंगे, यहां पर हम सबसे पहली स्कीम जो पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एमजी नरेगा के नाम से, आपने सुना होगा, जो आपके सिलेबस में है। सबसे पहला पॉइंट क्या बनेगा आपका, सर सबसे पहला पॉइंट आप हमें यही बताओ कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। एमजी का मतलब होता है महात्मा गांधी, एनआर का मतलब होता है नेशनल रूरल, ईजी का मतलब होता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी, और ए का मतलब होता है एक्ट। ये हो गया याद। क्यों लाई गई इस स्कीम को, टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। जितने भी रूरल एरियाज हैं, रूरल एरियाज का मतलब गाँव की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर एक जॉब प्रोवाइड की जाएगी लोगों को, सो दैट वो अपना खर्चा, अपना घर चला सकते हैं उस जॉब के बेसिस पे, खाना पीना, मतलब लाइवलीहुड के लिए एक सिक्योरिटी दी जाएगी उनको कि हाँ आपको 1 साल के लिए जॉब दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि 1 साल में नहीं बोलूँगा, आपको साल में जॉब दिया जाता है, 90 डेज़ का या 100 डेज़ का जॉब दिया जाता है, सो दैट आप क्या करोगे, वहाँ से कमाई कर सकते हो, ठीक है। यही लिखा है, टू एनहांस लाइवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग एटलीस्ट 100 डेज ऑफ गारंटीड वर्क। याद रखना 100 डेज गारंटी, एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम 100 डेज दिया जा सकता है, आपको 150 भी दिया जा सकता है फिर, लेकिन कम से कम 100 तो मिलेगा ही आपको। गारंटीड वर्क हैं, डिमांड बेस्ड हैं, और वेज एम्प्लॉयमेंट, आपको वेज मिल जाएंगे, आपको पैसे दिए जाएंगे इन ए फाइनेंशियल ईयर टू एवरी हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे एमसीक्यूज इसी लाइन से बनेंगे। सबसे पहले एमजी नरेगा स्कीम किन एरियाज़ के लिए, आपको बोलना है रूरल एरियाज़ के लिए। क्यों, क्योंकि लाइवलीहुड सिक्योरिटी को प्रोवाइड एनहांस किया जाएगा। कितने दिनों के लिए, मिनिमम 100 दिनों के लिए दिया जाता है। क्या ये गारंटीड वर्क है, यस सर ये गारंटीड बेस्ड है। क्या इसमें आपको वेज एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, यस ये वेज आपको दिया जाता है। आपको ये ऐसे एम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर वेज आपको मिलते हैं।
ठीक है, ये हर एक हाउस होल्ड को दिया जाता है, जितने भी हाउस होल्ड से हर एक हाउस होल्ड को, और उनमें से हर हाउस होल्ड में एक पर्सन को दिया जाएगा ये, जो वॉलंटरली काम करना चाहता है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा, अनस्किल्ड, यहाँ पर कोई स्किल की ज़रूरत नहीं होगी, हाथ से काम करना पड़ेगा। जैसे कि ड्रेन को ये बनानी है, ठीक है, कोई रोड बनाना अगर होगा या कोई केनाल बनानी होगी, वहाँ पर लगते हैं ना अनस्किल्ड, जो बाजरी को ले बाजरी मिक्स करते हैं, या जो ब्रिक्स, जो हमारे पास ब्रिक्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, जो सीमेंट को ला सकते हैं, गाड़ी से उतार सकते हैं, ठीक है, मतलब जो खोद सकते हैं मिट्टी को, तो ये टाइप वर्क हमें अनस्किल्ड मैनुअल वर्क आपको देखने को मिलेगा। वॉलंटरली आपको जाना पड़ेगा। बेनिफिशरीज कौन से? बेनिफिशरीज में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा, किन को बेनिफिट मिलता है इस स्कीम से? रूरल पॉपुलेशन, विलिंग, जो तैयार है, उनको फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको आना ही है। विलिंग लोग जो तैयार है, रूरल जो गांव में लोग रहते हैं। अनस्किल्ड मैनुअल लेबर, जिसको कोई स्किल नहीं है, कोई पढ़ाई वढ़ाई उसने नहीं की, उसको भी मिल सकता है। एंड सीजनली अनएम्प्लॉयड, जो कि सपोज साल में 12 महीने होते हैं और वो 6 महीने काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनको 6 महीने काम नहीं मिलता है, फिर 2-3 महीने वो 100 डेज़ तो यहाँ से ही वो अपना गुजारा कर सकते हैं। उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो कुछ टाइम तक साल में काम करते हैं और कुछ टाइम तक अनएम्प्लॉयड होते हैं। इसमें क्या होगा, ए 60:40 वेज एंड मटीरियल रेशियो हैज़ टू बी मेंटेन्ड। यहाँ पर वेज 60% और मटीरियल जो होता है 40%, तो 60:40 रेशियो जो रहेगा, ये वेज और मटीरियल रेशियो हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक और है, नो कॉन्ट्रैक्टर्स एंड मशीनरीज अलाउड। कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई मशीनरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो फिर काम तो अपनी मर्जी से ही करेगा। मशीनरी आ जाएगी तो फिर लोगों की ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। आ रही बात समझ? अब यहाँ पर जो उनको वेजेस दिए जाते हैं, सपोज दिन में 500 रुपये, 600 रुपये, 700, 800, 1000, 2000, डिपेंड करता है। वो कैसे डिपेंड करेगा? वेजेस आर लिंक्ड टू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर ये क्वेश्चन आपका बनेगा ना, जो हम क्या बोलते हैं, मनरेगा स्कीम में जो हम लेबर्स को हम वेजेस देते हैं, वो किस बेस पे? आपको बोला कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लिंक किया जाता है, देखा जाता है कि तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे ही दिया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बियर्स 100% वेज कॉस्ट। सारा खर्चा कौन उठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल लेबर। एंड 75% मटीरियल कॉस्ट, और 75 मटीरियल कॉस्ट कौन बियर करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। आ रही बात समझ? ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया वो एग्जाम ओरिएंटेड है। जैसे मैंने पहली स्लाइड में पूरा लिया है, ये सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, इससे आप कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये एक और, यहाँ पर ये पूरी स्लाइड ही मैंने हाईलाइट की, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। इफ़ वर्क इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद इन 15 डेज, फॉर एग्जांपल आप गए तो आपने बोला मुझे काम चाहिए, तो आपने अप्लाई किया आज, तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम दिया जाएगा। अब मसला है, अगर आपको 15 दिन के अंदर अंदर काम नहीं मिला, सपोज आज आप अप्लाई करो, 15 दिन में आपको काम नहीं मिला, और आप 15 दिन गए उनके पास, उनको बोला मुझे काम नहीं मिला, ठीक है, या आप गए 15 दिन, आपको 15 दिन में नहीं मिला, आपको 20 दिन में मिला। मतलब 15 दिन में नहीं मिला, आपको कितने दिन में मिला? 20 दिन में। और जो ही आपके जितने भी डेज फिर एक्स्ट्रा हो जाते हैं, आपको उस पर पैसा दे, आपने काम किया हो या नहीं किया हो। अगर 15 दिन से ज़्यादा आपको टाइम, 15 दिन से ज़्यादा टाइम में आपको जॉब दिया गया है, और जितना भी इनको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा उसके पैसे आपको मिल जाएंगे, उसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस आपको दिया जाएगा। अगर आपको काम 15 दिन के अंदर अंदर नहीं दिया गया है जब आपने अप्लाई किया हो। मनरेगा इज टू बी इम्प्लीमेंटेड मेनली बाय द ग्राम पंचायत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। मनरेगा को इम्प्लीमेंट कौन करता है? आपको बोले ग्राम पंचायत इम्प्लीमेंट करता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है कि जो मनरेगा वाली स्कीम, जो एमजे नरेगा, वुमेन्स का रोल इसमें है या नहीं? यस, वुमेन बेनिफिशरीज भी है, वुमेन्स भी इसमें होनी चाहिए। कम से कम अगर 100 लोग आप लेते हो, 100 में से 33 वुमेन्स होनी चाहिए, मतलब 33% या 1/3 जिसको बोला जाता है बेनिफिशरीज आपको वुमेन्स को लेना है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू, ये डायरेक्ट एमसीक्यू ही है एक्चुअली, ये भी डायरेक्ट एमसीक्यू है। सोशल ऑडिट हैज़ टू बी डन बाय द ग्राम सभा। ये भी एमसीक्यू है। सोशल ऑडिट कौन करता है? ग्राम सभा। कब करता है? कम से कम वंस इन एवरी 6 मंथ्स, 6 महीने में एक बार तो एक ऑडिट करनी पड़ती है ग्राम सभा को, ठीक है। ये डिटेल वाली स्लाइड्स में लेकर आया हूँ, ठीक है। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ आ रही है बात?
अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है हमारे पास PMAY, जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इस PMAY का मतलब है प्रधानमंत्री आवास योजना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे। इट रिप्लेसेस, इसने किसको रिप्लेस किया आपको याद रखना है, इंदिरा आवास योजना। डायरेक्ट आपका क्वेश्चन बनेगा प्रधानमंत्री आवास योजना वाज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट रिप्लेस्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स। इसने किसको रिप्लेस किया, इंदिरा आवास योजना को इसने रिप्लेस किया, इतना आपको याद रखना है। और इस स्कीम का एम क्या है, इस स्कीम का एम क्या है, बस इतना आपको याद रखना है। इस स्कीम का एम ये है एट हेल्पिंग रूरल पीपल बिलो पुअर्टी लेवल। जो लोग BPL कैटेगरी में आ जाते हैं उन लोगों को, वो जो भी रूरल एरियाज में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उन लोगों को आपको घर दिया जाएगा बनाने के लिए, उनको घर बनाया जाएगा, उनके लिए घर बनाया जाएगा जिन घर में वो रहेंगे। मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ डिवेलिंग यूनिट्स दिया जाएगा, कच्चा हाउसेस दिया जाएगा, बस इतना आपको याद रखना, ये की पॉइंट्स है। उसके बाद बेनिफिशरीज कौन कौन से, किस किस को बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब किन किन लोगों को जो है ये घर बनाया जाएगा, घर दिया जाएगा बनाने के लिए, या ये बोल सकते हो कौन कौन से बेनिफिशरीज हैं। वो लोग जो SC ST कैटेगरी से हैं, फ्री बॉन्डेड लेबर। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिशरीज आर इंक्लूडेड इन द प्रधानमंत्री आवास योजना। फ्री बॉन्डेड लेबर्स होते हैं, नॉन SC ST कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, विडोज भी आ जाएंगे, ठीक है। दूसरा डिफेंस पर्सनल, जो डिफेंस में काम कर रहे थे, जिनकी डेथ हो गई है, जिनको मारा गया है, उनके नेक्स्ट ऑफ किन, उनको मतलब उनके विडोज को दिया जाएगा बनाने के लिए। एक्स सर्विसमैन जो है उनको दिया जाएगा। रिटायर्ड मेंबर जो होंगे पैरा मिलिट्री फोर्स या एक्स सर्विसमैन जो होंगे पैरा मिलिट्री फोर्स का, उनको दिया जाएगा। डिसेबल्ड पर्सनस को दिया जाएगा, जो हैंडीकैप्ड आप बोल सकते हो। माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा। तो ये एक ब्रॉडर परस्पेक्टिव से मैंने बोला, क्योंकि आप ऊपर ऊपर से स्कीम पढ़ोगे ये वाली स्कीम्स तो आप परेशान हो जाओ, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, क्योंकि ये सारे एक्चुअली MCQs हैं। MCQ क्या बनेगा, सबसे पहला इसने किसको रिप्लेस किया, आपको बोलना है प्रधानमंत्री आवास योजना को ने रिप्लेस किया है, किसको, सॉरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ने रिप्लेस किया है, इट रिप्लेस्ड इंदिरा आवास योजना। और इसका एम क्या है आपको बोलना है, जो भी रूरल पॉपुलेशन है, जो BPL कैटेगरी में लोग आते हैं, उनको दिया जाएगा घर बनाने, उनको घर बनाया जाएगा उनके लिए, और कच्चा हाउस प्रोवाइड किया जाएगा। किस किस को बेनिफिट हो जाएगा, SCs STs नॉन विल बी इम्प्लीमेंट इन रूरल एरियाज। इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा जितने भी रूरल एरियाज है कंट्री के अंदर, उन सभी में, एक्सेप्ट दिल्ली एंड चंडीगढ़। ये आप एक्सेप्शन आप याद रखोगे जब इस स्कीम को लाया गया है। गवर्नमेंट टू कंस्ट्रक्ट 1 करोड़ पक्का हाउसेज। गवर्नमेंट ने बोला है कि हम कंस्ट्रक्ट करेंगे 1 करोड़ पक्का हाउस। पक्का का मतलब परमानेंट हाउसेज बनाए जाएंगे, ठीक है, जो कंक्रीट में आप बोल सकते हो, ठीक है, मिट्टी में नहीं होंगे ये घर, ठीक है। रूरल पॉपुलेशन के लिए नेक्स्ट आने वाले 3 सालों में, जब ये स्कीम लाई गई है उसके बाद आने वाले 3 सालों में ये सारी चीज़ें करनी है। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन ए स्पेन ऑफ 3 ईयर्स। इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 साल में। एंड एक्सपेक्ट टू बूस्ट जॉब क्रिएशन इन रूरल एरियाज। डेफिनेटली जब गाँव में घर बनाए जाएंगे गरीब लोगों के लिए, BPL पॉपुलेशन के लिए, वहाँ के जो आसपास लोग होंगे वो काम भी मिलेगा ना उनको, तो जॉब क्रिएशन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। Beneficiaries of rural household houses would be chosen according to the data taken from the socio-economic caste census 2011। और जो बेनिफिशरीज लिए जाएंगे, जिनको ये हाउस प्रोवाइड करना है, जिनको मिलना चाहिए हाउस, अब वो कैसे पता चलेगा, उसके लिए एक सेंसस की जाते हैं जिसको बोलते हैं सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। 2011 सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से इसको जो है बेनिफिशरीज को घर दिया जाएगा। ये अपने आप में एक क्वेश्चन आपको डायरेक्ट बनता है। उसके बाद यहाँ पर फंड्स विल बी ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली टू द अकाउंट ऑफ द बेनिफिशरी। जिसको घर दिया जाएगा, फॉर पर्सन A, पर्सन B, पर्सन C, तीनों को घर दिया जाएगा। इसके अकाउंट में भी सपोज 5 लाख, इसके अकाउंट में भी 5 लाख, इसके अकाउंट में भी 5 लाख चले जाएंगे, जिससे वो घर बना सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो जाएगा। The beneficiaries would be facilitated to avail a loan up to 70,000 for construction of the house which is optional। जो बेनिफिशरी है वो लोन भी ले सकता है, वो 70,000 कंस्ट्रक्शन के लिए लोन भी ले सकता है, जो उसको अपनी मर्जी, वो ऑप्शनल है, ले सकता है नहीं, बट उसको वो भी मिल जाएगा। नेक्स्ट स्कीम जो हमारे पास है SBM का मतलब स्वच्छ भारत मिशन। ये भी आपके एग्जाम में है। स्वच्छ भारत मिशन का फुल फॉर्म मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया था अभी, जिसमें मैंने आपको मिनिस्टर का बोला था। यहाँ पर अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्वच्छ भारत मिशन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट एंड अर्बन डेवलपमेंट। इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, आपको बोलना मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साथ आ जाएगा, ठीक है। किन एरियाज में, आपको बोलना अर्बन एरियाज में। एंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, दोनों याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन अर्बन एरियाज में और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन इन रूरल एरियाज में,
दो चीज़ें आपको याद रखनी है। स्वच्छ भारत मिशन में दो मिनिस्ट्रीज, एक अर्बन एरियाज में इसको इंप्लीमेंट कौन करता है, मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, सीधे अर्बन से तो हो गया अर्बन डेवलपमेंट, और रूरल एरियाज में इसको कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इसको इंप्लीमेंट करता है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों मिनिस्ट्रीज का नाम पता होगा तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। इसका काम क्या है, क्यों इस स्कीम को लाया गया है, एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन, जो पहले ज़माने में एंशिएंट टाइम से या ओपन डेफिकेशन होता था उसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग, जो हाथों से साफ सफाई करते हैं, मतलब जब भी कोई वेस्ट्स होते हैं उनको हाथों से सफाई करते हैं तो वो ख़त्म किया गया, उसको भी इरेडिकेशन करना, मैनुअल स्कैवेंजिंग जो है ख़त्म किया गया। मॉडर्न, जैसे आप देखोगे आज भी अगर ये लेकर एक गाड़ी आती है सुबह, वो जो भी आपके पास जो भी घर का वेस्ट निकलता है, आपको फॉर एग्जांपल कोई भी दूध का पैकेट होता है, ब्रेड का पैकेट होता है जिसको आप फेंकते हो, या कोई पॉलीथीन्स होते हैं आप डस्टबिन में डालते हो, फिर डस्टबिन आप लेकर जाते हो वो गाड़ी में डालते हैं, वो होता है। इसके हिसाब से इसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ की जाती है, मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट्स को लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद टू इफेक्ट बिहेवियरल चेंज रिगार्डिंग हेल्थ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, इसमें यह भी बताया गया है कि अपने बिहेवियर को चेंज करना है, रिलेटेड टू किसके रिलेटेड, हेल्थ सैनिटेशन प्रैक्टिसेस करने हैं, अब खुद को हेल्दी रखना है, साफ सफाई का ध्यान रखना है, ग्रेट अवेयरनेस अबाउट सैनिटेशन, लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे। ठीक है, जिसमें सैनिटेशन की बात की जाएगी, पब्लिक हेल्थ की बात की जाएगी। आपने देखा भी होगा 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान होता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं, स्कूल्स में भी होते हैं, इन्वायरमेंट के रिलेटेड, इस तरीके से आप समझ सकते हो। क्रिएटिंग एन अनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन, प्राइवेट पार्टिसिपेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रोल इसमें दिया गया है कि वो अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा करे रिलेटेड एनवायरमेंट को, ये सारी चीज़ें। अब क्या क्या कंपोनेंट्स है इसमें, फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड के टॉयलेट्स जो होते हैं, इंक्लूडिंग कन्वर्जन ऑफ इनसेंट्री लेट्रिन्स इनटू पुअर फ्लश लेट्रिन्स, तो फ्लशिंग प्रोवाइड की गई है लेट्रिन्स में जो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाए गए हैं, फॉर एग्जांपल लोग अगर एक कम्युनिटी में एक टॉयलेट बनाया जाएगा फिर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं लोग, सो दैट ओपन डेफिकेशन ना हो। पब्लिक टॉयलेट्स बनाए जाएंगे, लोग अगर मार्केट में चल रहे हैं उनके आसपास फिर किसी को भी टॉयलेट की ज़रूरत पड़ती है, वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है, वो उन पब्लिक टॉयलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, जो भी वेस्ट्स निकलते हैं उनको हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, उसको डंप कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं पर भी फेंक दिया जिसकी वजह से बीमारी फैल जाती है, तो बिल्कुल साफ़ सफाई का पूरा ध्यान। पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाए गए हैं, इन्फॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, लोगों को इन्फॉर्म करना, लोगों को समझाना, एजुकेट करना, कम्युनिकेशन की बात की गई। और उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने फिर आपको पता है वो लैट्रिन्स वाला प्रोग्राम में बनाया था जिसमें हर एक हाउस होल्ड को जो बीपीएल पॉपुलेशन में आ जाते हैं उनको एक जो है वो भी लैट्रिन का सिस्टम भी दिया गया था, एक फ्लशिंग सिस्टम भी दिया गया है। आई होप मेरी बात आपको समझ आई होगी। टारगेट क्या था इसका, ये ऑलरेडी 5-10 एग्जाम्स में पूछा गया, जब से स्कीम आई है कम से कम 10 एग्जाम्स में पूछा गया, 10 स्टेट एग्जाम्स में। टारगेट क्या था, द मिशन विल बी इन फोर्स टिल 2 अक्टूबर 2019। ये 2 अक्टूबर 2014 में इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है और 2 अक्टूबर 2019 तक इस मिशन को क्या करना है, कंप्लीट करना है, जो इन्होंने टारगेट रखा है। फंडिंग कहाँ से आएगी, स्टेट्स विल कंट्रीब्यूट ए मिनिमम ऑफ 25% फंड्स, ये आपको यहाँ डायरेक्ट याद रखना है। स्टेट्स जो है वो 25% फंड्स दे देंगे टुवर्ड्स ऑल कंपोनेंट्स टू मैच 75% सेंट्रल शेयर। ठीक है, और 75 सेंट्रल शेयर आ जाएगा। दिस विल बी 10% इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सिर्फ 10% शेयर आएगा, बाकी सेंटर करेगा, एंड स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ आपको सेंटर, और यहाँ पर सेंटर भी फंड्स करेगा और स्टेट भी, तो स्टेट्स में क्या होगा 25% फंड जो आ जाएंगे वो स्टेट से आ जाएंगे। और जो कुछ ऐसे स्टेट्स होते हैं जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, वो सिर्फ 10% फंडिंग ही करेंगे, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगा। और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं वो भी, उनको भी 10% ही फंड्स जो फंडिंग करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है, क्लियर हो गया। और बाकी जैसे कि 25% यहाँ पर स्टेट ने किया है, किसी स्टेट फॉर एग्जांपल आप ले लो छत्तीसगढ़ की स्टेट, और 75% फंड कौन करेगा, फिर 75% सेंटर से आ जाएगा, स्टेट से 25%। अगर 10% आ जाएगा कहाँ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 10% फंडिंग करते हैं, तो 90% फिर कौन करेगा 90% फिर सेंटर करेगा। तो इस तरीके से फंडिंग की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो याद होना चाहिए
नॉर्थ ईस्ट कहीं पे पूछा जाएगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन में जो फंडिंग रेज की जा रही है, तो स्टेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में कितना आपको बोला 10%, और जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स होते हैं उनमें भी 10%। बाकी आप बोलोगे बाकी स्टेट्स में कितना, आपको बोला 25% स्टेट से आता है और 75% सेंटर से आता है। तो यहाँ पर 90% सेंटर से आ जाएगा। ये मैथ्स तो आपको इसका आया होगा समझ, जो मैंने आपको बोला। तो ये थे आपकी स्कीम्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स में बोला जाता है। अब और भी कुछ स्कीम्स हैं जिनका फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, वो मैं यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले मेक इन इंडिया। ठीक है, इस तरीके से मैंने इन पीडीएफ्स को देखा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस ऑलरेडी हाईलाइटेड है, आपको दिमाग लगाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, जो हाईलाइट किया है उन्हीं पे ही फोकस करेंगे। हाँ, में एमसीक्यूज पूछे गए हैं, लेकिन अब मैंने एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पर स्कीम को ही अच्छे से समझ लेते हैं। मेक इन इंडिया को लॉन्च किया गया था 25 सितंबर 2014 में। क्यों इस स्कीम को लॉन्च किया गया है? क्योंकि टू मेक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि इंडिया में ही चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए, ना कि हम बाहर से चीज़ों को मंगवाते हैं। इससे क्या हो जाएगा? द मेजर ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द इनिशिएटिव इज टू फोकस ऑन जॉब क्रिएशन। इससे जॉब्स मिलेंगे, जब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगी आपको भी जॉब मिलेगा। स्किल एनहांसमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, आपके स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया की यहाँ पर बात की गई है। डिजिटल इंडिया का मतलब क्या है ये हम समझेंगे। डिजिटल इंडिया यहाँ पर बात की गई, इसको भी लॉन्च किया गया 1 जुलाई 2015 में। ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री नहीं लिखा होगा, मिनिस्ट्रीज का लिस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ये क्यों लाया गया डिजिटल इंडिया? डिजिटल इंडिया इसलिए लाया गया टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। देखो आज आप शॉप पे जाते हो, कोई भी चीज़ 5 रुपये का भी चीज़ अगर खरीदना होता है आपको, आप क्या करते हो? आप एम पे करते हो, आप गूगल पे करते हो। ठीक है, तो आप देखो कितना डिजिटलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। इंडिया की इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म हो रही है। जो पहले स्ट्रीट वेंडर होता था वो कितना कमाता था, रेडी वाला कितना कमाता था, हमें पहले पता ही नहीं चलता था, क्योंकि काउंट ही नहीं हो कर पा रहे थे। लेकिन अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके ट्रांजेक्शन होते हैं, उसका आप अकाउंट में उसके डालते हो, सारे मनी उसके अकाउंट में आ जाता है, और वो भी काउंट देखने को मिल रहा है कि बैंक्स को पता चल रहा है हाँ ये बंदा कितना कमाता है, कितना नहीं, कितनी इसकी सेविंग्स हैं, ये सारी चीज़ें। डिजिटल इंडिया है 3 कोर कंपोनेंट्स। डिजिटल इंडिया के 3 कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले क्या है? क्रिएशन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। मुझे इसके बाद बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि ये कंपोनेंट्स पर क्वेश्चन पूछा। डिजिटल इंडिया इंक्लूड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स बनानी पड़ेंगे डिजिटल तरीके से। ठीक है, डिलीवरिंग सर्विस डिजिटली, और सर्विसेज को भी डिजिटली हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अब आपको कहीं पर बर्थ सर्टिफिकेट लेनी है तो आप नहीं जाओगे हॉस्पिटल में, मुझे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, आप अप्लाई करोगे बर्थ सर्टिफिकेट चाहे तो आपको डिजिटली वो प्रोवाइड किया जाएगा। आप एयरपोर्ट जाते हो और एयरपोर्ट में आप ज़रूरी नहीं कि बोर्डिंग पास आप दिखाओगे, वो वाला जो आपको कॉपी दी जाता है, आप दिखाओगे नहीं मेरे इसमें मेल में आया है बोर्डिंग पास, आप वो बोर्डिंग पास दिखा डिजिटली। आपको एयरपोर्ट में क्या करना है, मतलब ये करना है, खुद चेकिंग इन करवाते हो आप, और उसके बाद आपको बाकी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, तो वो आप खुद फ़ोन के थ्रू खुद कर सकते हो और आगे जा सकते हो, जैसे आज दिखाया जाता है। डिजिटल लिटरेसी, और डिजिटल लिटरेसी भी होनी चाहिए। स्किल इंडिया की बात करें, थोड़ा सा लॉजिक भी लगा हुआ करो डिजिटल इंडिया के रिलेटेड क्या हो सकता है। उसके बाद अगर आप देखोगे आगे, स्किल इंडिया की स्किल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसको लॉन्च किया गया 15 जुलाई 2015 में। जॉब स्किल का मतलब टू क्रिएट जॉब्स फॉर यूथ ऑफ द कंट्री। जो कंट्री में यूथ है उस यूथ को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? जॉब्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेकिन जॉब्स तभी मिलेंगे ना, तभी मिलेगा ना आपको जब स्किल डेवलपमेंट आपके पास होगा, जब आपको स्किल्स होंगे। तो यही यहाँ पर बात की गई है, मेकिंग स्किल अवेलेबल टू ऑल यूथ ऑफ इंडिया। ये टू द पॉइंट्स वाले क्वेश्चन हैं, तो याद रखना। स्मार्ट सिटी की बात की जा रही है। स्मार्ट सिटी को 2015 में लाया गया 29 अप्रैल को। इसमें क्या बताया गया? कितनी स्मार्ट सिटीज़ की बात की गई? सर 100 स्मार्ट सिटीज़ की बात की गई कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट ने बोला कि हम 100 स्मार्ट सिटीज़ को क्रिएट करेंगे। अंडर दिस स्कीम सिटीज़ फ्रॉम ऑल स्टेट्स आर सिलेक्टेड। इसमें ये नहीं कि पर्टिकुलर कोई स्टेट ली गई है कि उसमें से सारी सिटीज़ को 100 सिटीज़ एक ही स्टेट की, या 100 सिटीज़ को 5-6 स्टेट से लिया गया, नहीं, सारे स्टेट्स को कवर किया गया। किसी स्टेट में हर स्टेट में आपको एक सिटी तो मिनिमम तो मिलेगी कि उसको स्मार्ट सिटी, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर स्मार्ट सिटी आपको देखने को मिलेगा। अनअर्दन्ड ब्लैक मनी की बात करेंगे। यहाँ पर क्या किया जाएगा? जो भी ब्लैक मनी है उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट पनिशमेंट दिया जाएगा किन को जो भी ब्लैक मनी को होल्ड करते हैं। नमामि गंगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, गंगा के रिलेटेड है। इसका मेन एम क्या है? इसका एम ये है टू क्लीन एंड प्रोटेक्ट द रिवर गंगा। रिवर गंगा आपको पता है पॉल्यूशन हुआ है उसका, अब उसके रिलेटेड एक स्कीम लाई गई नमामि गंगा, जिससे उसको क्लीन कर सकते हैं और उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि
इसको एज ए होली रिवर कंसिडर भी किया जाता है, गंगा रिवर। ऑफिशियली नोन एज इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट और निमामी गंगा, इसका ऑफिशियल नेम अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको बोलना ऑफिशियल नेम जो है इसका वो है नोन एज इंटीग्रेटेड गंगा कंजर्वेशन मिशन प्रोजेक्ट या निमामी गंगा योजना। एम क्या है, द प्रोजेक्ट एम्स एट गंगा रिजुविनेशन, ठीक है, गंगा को रिजुविनेट किया जाएगा, गंगा को साफ क्लीन किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन मैंने आपको अभी बोला है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा है, यहाँ पर फिर से देख सकते हो। 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है, हमें इंडिया को क्लीन करना है 2 अक्टूबर 2019 तक, ओपन डेफिकेशन को खत्म करना है, इरेडिकेशन मैनुअल स्केंजिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। जिस स्कीम को मैं छोड़ रहा हूँ उस स्कीम को नहीं करना है, यहाँ से मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिस स्कीम को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बस उसको आपको ध्यान रखना है। सुकन्या समृद्धि योजना, ये डेट आपको याद रखना है 22 जनवरी 2015। और इस स्कीम में क्या किया गया, द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑन 22 जनवरी 2015, लॉन्च किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। डेट याद रखना है 22 जनवरी 2015 में। ये किसका पार्ट है, अब यही क्वेश्चन बनेगा आपका, सुकन्या समृद्धि योजना किसका पार्ट है, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन है, बस इतना आपको याद रखना है ठीक है। उसके बाद आपको पता है बाल स्वच्छता मिशन, इसको लॉन्च किया गया 14 नवंबर 2014 में। अवेयरनेस अबाउट क्लीननेस ऑफ चिल्ड्रंस, बाल स्वच्छता याद रखना, बाल मतलब आप याद रखोगे चिल्ड्रंस के साथ आप लिंक करोगे क्लीननेस ऑफ द चिल्ड्रन। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, जन धन अकाउंट सबके पास होगा, तो ये एक फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसको आप याद, यहाँ पर लिखा भी है फाइनेंशियल सर्विस टू वीकन सेक्शंस, मतलब आपको बैंक अकाउंट दिया जाएगा, आपको उसमें कोई भी मिनिमम बैलेंस की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री अकाउंट मिल जाएगा, आप उससे बहुत सारी बेनिफिट्स ले सकते हो, आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र भी हो सकता है, उसको आपको लोन्स भी अवेल कर सकते हो, आप बहुत सारी चीज़ों का उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। डायरेक्ट ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में कि प्रधानमंत्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल इंक्लूजन, आपको प्रधानमंत्री जन धन योजना लॉन्च कब किया गया, 28 अगस्त 2014 में, बस इतना आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, सुरक्षा की बात की जा रही है, और बीमा, आपको बीमा पॉलिसी लाई गई है, ऐसे आपको समझना, वर्डिंग ही समझनी है आपको। लॉन्च किया गया 9 मई 2015 में। अब ये वाला क्वेश्चन, एलिजिबिलिटी जो है, कौन एलिजिबल है, वो लोग जिनकी एज 18 से 70 एज है, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना आपको साल में प्रीमियम भरना है, कितना फी आप बोल सकते हो, कितना प्रीमियम आपको भरना है, सो दैट आप फिर इस स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हो। कुछ टाइम के बाद आपको बोलना 12 रुपये पर एनम आपको प्रोवाइड करना है। अब यहाँ से आपको इंपॉर्टेंट क्या मिलेगा, आपको फॉर एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबल, अगर किसी को एक्सीडेंट होता है और उसकी डेथ होती है, या किसी को एक्सीडेंट होता है और वो डिसेबल होता है, फुल डिसेबिलिटी हो रही है उसको 2 लाख का इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। और पार्शल डिसेबिलिटी, अगर जिसकी पार्शल डिसेबिलिटी है तो उसको 1 लाख दिया जाएगा, बस इतना ही आपको याद रखना। 3 पॉइंट्स यहाँ पर सिर्फ आपको याद रखने हैं। सबसे पहला ये वाला पॉइंट, दूसरा वाला एज वाली क्राइटेरिया, तीसरा वाला प्रीमियम वाला क्राइटेरिया, और रिस्क ये वाला आपको याद रखना है, बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपको पता ही है, इसको लॉन्च किया गया 2015 में। एम क्या है इसका, ये इंपॉर्टेंट है, टू जनरेट अवेयरनेस ऑफ वेलफेयर सर्विसेज मीन टू फॉर गर्ल चाइल्ड्स एंड वुमेन। यहाँ पर गर्ल चिल्ड्रन और वुमेन्स की बात की गई, उनको वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, उनको पढ़ाया जाएगा, उनको खाने पीने में हेल्प किया जाएगा, बहुत सारे फायदे इनको दिए जाएंगे, सो दैट ये अवेयरनेस इनकी वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। अटल पेंशन योजना, पेंशन दिया जाएगा, आपको पता है, इसको लॉन्च किया गया 2015 में। और किस लिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है, जैसे कि एग्रीकल्चर में कोई काम करता है, स्ट्रीट वेंडर है कोई, ठीक है, तो उनको बोला जाता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। और दूसरा ये है कि इस स्कीम को बोला जाता है अटल पेंशन योजना, ठीक है। हारी डे की बात करेंगे, ये नेशनल हेरिटेज टी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना स्कीम, याद रखना, ये डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज टीज, बस इतना आपको याद रखना, क्योंकि हॉलीडे हेरिटेज, HRI का मतलब हेरिटेज से निकला है। और इसको लॉन्च किया गया 2015 में। टू द पॉइंट वाले क्वेश्चंस हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और यही क्वेश्चन पूछे भी जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लंबी स्कीम है, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो डायरेक्ट MCQs हैं। लॉन्चिंग डेट आपको पता होना चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है, देखो प्रधानमंत्री जीवन लाइफ के साथ रिलेटेड है, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है। और इसमें एज क्राइटेरिया रखा है, एलिजिबल कौन है, आपको बोलना है 18 to 50 ईयर्स जिसकी एज है वो इस स्कीम के इनवेल कर सकता है। और 330 रुपये आपको साल में प्रीमियम भरना पड़ेगा। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना है इसके साथ, किसके साथ, इस स्कीम के साथ, ये वाली स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 to 17, 12 रुपये आपको प्रीमियम है।
और यहाँ पर एज क्राइटेरिया 18 to 50 है, 70 नहीं है, यहाँ पर 50 है। लाइफ इंश्योरेंस स्कीम में 330 रुपये है और आपको क्या दिया जाएगा, 2 लाख रुपए दिया जाएगा, जिसकी डेथ होती है एनी रीजन उसको दिया जाएगा। और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बोलना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना इंप्लीमेंटेड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है इसके रिलेटेड। मुद्रा योजना आपको पता है, मुद्रा बैंक आपने सुना होगा, मुद्रा बैंक योजना इंप्लीमेंट कब किया गया, 2015 में। और ये क्या करेगा, ये स्मॉल बिजनेस जो होते हैं, ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइज आप बोल सकते हो, छोटे छोटे बिजनेस। अगर आप कोई छोटा बिजनेस करना चाहते हो, 2-3 लाख का कुछ बिजनेस छोटा सा करना चाहते हो, आपको मुद्रा बैंक से लोन मिल जाएगा, मुद्रा बैंक योजना की, ठीक है, आया समझ। तो बस इतना आपको इसमें याद रखना, ये नहीं रखो याद आप। दूसरा प्रधानमंत्री, हाँ, प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसलिए, टू प्रोवाइड वाटर टू ऑल फील्ड्स इन द कंट्री। सिंचाई का मतलब होता है पानी देना। पानी किसको देना, आपको पानी जो होते एग्रीकल्चर को पानी मिलना चाहिए आपको। दैट मीन्स यहाँ पर वाटर प्रोवाइड किया जाएगा फील्ड्स को, फील्ड्स का मतलब एग्रीकल्चर को, ठीक है। जिस स्कीम को मैं छोड़ रहा हूँ उसको नहीं जानना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, ये पावर इलेक्ट्रिसिटी के लिए है, मतलब आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी रूरल एरियाज में। इलेक्ट्रिसिटी आपको याद रखना, जो ही मैं बोलूँगा आपको बताओ मुझे दीनदयाल किस रिलेटेड है, आपको बोला सर ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाते हैं, बस ये आपका हो गया, स्कीम ही कंप्लीट। आ रही बात समझ। इंद्रधनुष स्कीम, इंद्रधनुष आपको पता है, मिशन इंद्रधनुष, ये इसको लॉन्च कब किया गया, 2014 में, 25 दिसंबर। और मिनिस्ट्री आपको याद रखनी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिशन इंद्रधनुष। इंद्रधनुष स्कीम जिसको बोला जाता है, ये हेल्थ के रिलेटेड है और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस मिशन में क्या किया गया है, द मिशन इंद्रधनुष डिपिक्टिंग 7 कलर्स ऑफ द रेनबो aims to cover all those children by 2020 who are either unvaccinated or partially vaccinated against 7 vaccine preventable diseases। इसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये स्लाइड ही इंपॉर्टेंट है ये वाली। इसमें बताया गया है कि हमें इसमें 7 ऐसी डिजीजेस हैं जिनको प्रिवेंट करना है। आ रही बात समझ, ऐसी 7 डिजीजेस जिनको प्रिवेंट करना है, जिनके रिलेटेड वैक्सीन दिया जाएगा, सो दैट उन डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए इसको बोला जाए 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, ठीक है। और 2020 तक इसको कंप्लीट करना था, इन 7 डिजीज को हमें एलिमिनेट करना था, इरेडिकेट करना था, और इनके लिए वैक्सीन प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन है यहाँ पर कौन कौन से डिजीज हैं। एक है डी डिप्थीरिया, डब्ल्यू होता है वूपिंग कफ, टी होता है टेटनस, पी होता है पोलियो, टी होता है ट्यूबरकुलोसिस, एम होता है मीजल्स और एच होता है हेपेटाइटिस। यहाँ पर बी लिखना आपको, हेपेटाइटिस बी। देखो 7, 1 2 3 4 5 6 7। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कौन सी स्कीम मिशन इंद्रधनुष में इंक्लूडेड नहीं है। अगर ये 7 आपको पता होगी, आप 8 जो चौथा ऑप्शन आपका होगा आप उसको एलिमिनेट कर सकते हो। तो ये आपको याद होना ही चाहिए, कौन कौन सी स्कीम्स, कौन कौन सी वैक्सीन्स या कौन कौन सी डिजीजेस इंक्लूड की गई है मिशन इंद्रधनुष में, जिसको हमें एलिमिनेट करना है। और क्वेश्चन पूछ सकते हैं मिशन इंद्रधनुष स्कीम में कब तक हमें इसको रिमूव करना है, एरेडिकेट करना है इन सभी डिजीज को। तो यहाँ पर लिखा भी गया है एम टू कवर ऑल दो चिल्ड्रंस, सभी इन चिल्ड्रंस को हमें कवर करना है, सभी चिल्ड्रंस को हमें कवर करना है। इन डिजीज जिनको भी ये डिजीज होते हैं उनको हमें कंप्लीट करना है, 2020 तक इनको हमें सारे वैक्सीन प्रोवाइड करने हैं। सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन आपने सुना होगा नाम, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है 2015 में। इसका मेन एम क्या है, मेन एम ये है, अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट प्लान्स टू इश्यू सॉयल कार्ड्स। गवर्नमेंट क्या करेगा, ये सॉयल कार्ड्स दे देगा फार्मर्स को, जिसमें उस कार्ड के अंदर क्या लिखा होगा, विच विल कैरी क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन। जहां पर क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन को देख पा रहे हैं, कोई राइस कल्टिवेट करता है, कोई वीट कल्टिवेट करता है, कोई और चीज़ कल्टिवेट करता है, कोई शुगर कैन, उसको उस तरीके से उसमें रिकमेंडेशन दी जाएगी कि कौन कौन से न्यूट्रेंट्स, कौन कौन से फर्टिलाइजर्स आपको इस्तेमाल करना है, जिसकी वजह से आपकी कल्टीवेशन ज़्यादा हो, और कितना ज़्यादा इस्तेमाल करना है, कितना कम इस्तेमाल, कितने लिमिटेड में, सो दैट ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई है। किसमें, सॉयल हेल्थ कार्ड मिशन में। क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा इसमें मेन एम क्या है, मेन एम ये फार्मर्स को फर्टिलाइजर्स और न्यूट्रेंट्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन इसमें दी जाएगी बस, और बाकी चीज़ें सारी दिमाग से निकाल दो, ठीक है। यहाँ पर उड़ान स्कीम सबने पढ़ी होगी। उड़ान का मतलब होता है यहाँ पर आपको स्किल डेवलपमेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा यूथ के लिए। छोटे से छोटा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको और आप फिर परेशान हो जाओगे ये क्या है, ठीक है। अमृत की फुल फॉर्म अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट, अर्लियर नेम क्या था इसका, JNNURM। तो इतना इसकी फुल फॉर्म याद रखो, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट। अर्बन डेवलपमेंट हमें करनी पड़ेगी, जिसको अमृत बोला जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, फसल के रिलेटेड है, खेतों के रिलेटेड है, ठीक है। अब इसको यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इसमें क्या किया जाएगा, इट
इट इज़ ए न्यू क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। ये एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। फॉर अगर आप कोई भी चीज़ कल्टिवेट करते हो, उसमें कोई भी इशू आ जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है आपको, ठीक है, क्रॉप फेलियर आप बोल सकते हो, आपको इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट फार्मर्स क्या करेंगे, फार्मर्स जो होते हैं वो कल्टिवेशन अच्छे से कर सकें, ठीक है। ये फार्मर्स के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड किया जाएगा और फार्मर्स के ऊपर जो भी बर्डन है, ठीक है, वो उसको रिड्यूस किया जाएगा। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर आ जाएगा, ठीक है। प्रधानमंत्री, अच्छा ये हो गया, हाँ ये ऑलरेडी हो गया। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आपको याद रखना है। स्टैंड अप इंडिया मैंने आपको बोला था अभी, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था, यहाँ पर आपको क्या दिया, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज़ बीइंग लॉन्च टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप अमंग पीपल, ठीक है। जो भी लोग हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, बिजनेसमैन बन जाएंगे वो, सो दैट किन 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 लोगों में, एक तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और वुमेन्स को इंक्लूड किया जाएगा। अगर आप फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट शेड्यूल कास्ट से है या शेड्यूल ट्राइब से है या कोई वुमेन है, वो चाहते हैं कि मैं कोई एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करूँ, कोई बिजनेस स्टार्ट करूँ, लेकिन उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप इस स्टार्ट अप स्कीम, स्टैंड अप स्कीम से, स्टैंड आपको अपने पैरों पे खड़ा होना है, ऐसे समझो आप, तो आपको इस स्कीम के जरिए से लोन दिया जाएगा 10 लाख से 100 लाख, 1 करोड़ तक आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है। कंपोज लोन बिटवीन 10 लाख टू 1 करोड़। क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम में कितना, कहाँ से किस रेंज में आपको लोन मिल जाएगा, 10 लाख से लेकर 100 लाख तक, मतलब 1 करोड़ तक आपको लोन दिया जाएगा, ठीक है, सो दैट आप एक नया सा बिजनेस, एक नया सा एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हो, ठीक है। और आपको डेबिट कार्ड का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये भी आपकी स्कीम कवर हो गई है। यहाँ पर अगर देखा जाएगा उजावाला स्कीम, ठीक है, उजावाला स्कीम ये रिलेटेड टू किसके लिए, जो एलपीजी गैस कनेक्शन है उसके रिलेटेड ये स्कीम है। सबसे पहले तो ये बात है। दूसरा, ये स्कीम जो है, ये बेनिफिशरी इसमें कौन है आपको बोलना, ये कनेक्शन जो रहेगा ये रहेगा वुमेन्स के नाम पे रहेगा, घर में जो फीमेल होगी उसके नाम पे रहेगा, ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है। दूसरा आपको ये याद रखना है, इसमें जो है आई थिंक 14.2 kg वाला सिलेंडर आपको मिल जाएगा, उसका वेट इतना होता है। बस इतना आपको याद रखो। उज्ज्वला स्कीम इज रिलेटेड टू, आपको बोलना इट इज़ रिलेटेड टू एलपीजी गैस कनेक्शन, बस इतना आपको याद रखना है। ये थी सारी स्कीम जितना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो एमसीक्यू मैं इसको सेशंस को सारे कंप्लीट करूँगा, मैराथन सेशंस को, फिर एग्ज़ाम से पहले 4-5 दिन एग्ज़ाम से पहले मैं आपको एमसीक्यूज़ भी लेकर आऊँगा, किसमें स्कीम्स के रिलेटेड 50-60 एमसीक्यूज, डिफरेंट स्कीम्स के 50-60 डिफरेंट स्कीम्स को मैं कलेक्ट करूंगा, उनके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए होंगे उसको मैं लेकर आऊँगा एमसीक्यूज, तो सो दैट आपको ग्रैप और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा। बट ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, माइंड में होनी चाहिए। 2 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, 3 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, 4 क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। इन स्लाइड्स को मैं शेयर करूँगा, एक ही मैं स्लाइड बनाऊँगा, इसको मैं शेयर करूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। इसको अच्छे से देखो। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, सर हमें सेशन अच्छा लगा। अपने जो आप खुद फील कर रहे हो वो लिखो, मगर मैं चाहता हूं कि आप सब लोग लिखो, जो देख रहा है। आपको 1-2 मिनट नहीं लगेगा लिखने में, इसलिए लिखना ही है आपको, जो आप फील कर रहे हो, हमें समझ आ रहा है, कैसा लग रहा है सेशन, आगे और कंटिन्यू करो। उससे क्या होता है, हमें भी एक तो कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें लग रहा है कि नहीं और अच्छे से हम दे देंगे, और अच्छे से दे देंगे, सो बेस्ट से बेस्ट क्रिएट हम कर पाएंगे। तो 2 मिनट मैं चाहता हूँ आपसे कि आप 2 मिनट दे दो इस पे यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें 2 मिनट आप स्पेंड करो। इफ़ आई हैव स्पेंट ऑलमोस्ट 3-4 आवर्स ए डे, 2 मिनट से आपको कुछ नहीं होगा, आप जो है अपना कमेंट ज़रूर लिखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।